नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी A1 टीवी के सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आज हम आयरलैंड में भारत के नामचीन डॉक्टर हेमंत कुमार जी से बात करेंगे। उनकी जीवन की सारी घटनाओं के बारे में जानेंगे और उन्होंने आयरलैंड में एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण भी कराया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और कोविड के समय इन्होंने विशेष रूप से यहाँ भारतीय समुदाय और दूसरे समुदायों की पूरी मदद की, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। डॉक्टर हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार टीवी के दर्शकों के लिए। नमस्कार देवी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप आयरलैंड में आए और फिर आयरलैंड में आके हमसे मिले, बहुत बड़ी बात है। आप बताएं, अपने बचपन से शुरू करें। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपका बचपन में प्राइमरी पढ़ाई हुई, आगे पढ़ाई का कैसा रहा, और सबसे पहले आपके माताजी पिताजी के बारे में बताएं। मेरा जो जन्म है वो हरिद्वार में हुआ, हरि की नगरी हरिद्वार, गंगा के किनारे। उस समय मेरे पिता गुरुकुल कामली में चीफ अकाउंटेंट थे। उस समय सन 1953 में, मेरी उम्र अब 70 साल से ऊपर है। सो दैट्स वेयर आई वाज बॉर्न। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे 3 बड़े भाई और एक सबसे बड़ी बहन हैं। और एक भाई मेरे इंग्लैंड में रहते हैं, बाकी तीनों लोग वो इंडिया में हैं। और पिताजी बड़े साधारण व्यक्ति थे। फिर उसके बाद किसी जानकार ने उनको अलीगढ़, जो इंडियन इम्प्लीमेंट्स जो ताले बनाती थी फैक्ट्री, उनको वहाँ ले गए। तो हम सब लोग कुछ टाइम के लिए अलीगढ़ शिफ्ट हो गए। तो जो मेरे बड़े भाई वगैरह थे वो सब जैसे बड़ी एजुकेशन में थे उस समय एक आगरा यूनिवर्सिटी होती थी, उस पूरे यूपी में वही एक यूनिवर्सिटी थी जो सबको कवर करती थी। एंड देन उनको कोई और उनके बड़े क्लोज फ्रेंड्स देश मेड हिम टू कम वर्क इन दिल्ली in an insurance company again as an accountant। तो बच्चे क्योंकि सब आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे अलीगढ़ में, सो ही हैड टू लिव इन गाजियाबाद, जिससे कि आगरा यूनिवर्सिटी बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना, यूनिवर्सिटी चेंज ना हो। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन शुरू तो अलीगढ़ में हुई, क्योंकि मैं हरिद्वार तो बहुत छोटा था, 3-4 साल का जो वहाँ से, तो मुझे उस समय का बहुत ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा था मैं। अलीगढ़ का मुझे बड़ा वेगली कुछ याद है। तो लेकिन उसके बाद फिर जब गाजियाबाद आ गया, दैट आई नो वेरी वेल, क्योंकि गाजियाबाद में फिर मैं 3rd क्लास से लेकर मैंने ग्रेजुएशन तक मैं वहाँ रहा गाजियाबाद में। उसी बीच में फिर मैंने अपना कंपटीशन देके BHU में मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने अपना ज़िंदगी की अच्छे 10 साल मैंने MBBS और MS मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किए। बहुत बढ़िया। तो मेरी पैदाइशी गंगा किनारे थी और मेरी जवानी भी सारी गंगा किनारे थी। बहुत बढ़िया। तो बचपन की कोई घटनाएं आपको याद हो जो आपको लगता हो कि यहाँ इससे एक टर्निंग पॉइंट हुआ? क्योंकि आपके पिताजी जैसे अकाउंट सर्विस के आप बता रहे हैं, तो घर में कोई मेडिकल का माहौल नहीं था। मेरे एक भाई हैं, वो डॉक्टर हैं। अच्छा। मेरे बड़े भाई जैसे सबसे बड़ी तो बहन है, वो तो MA B.Ed, वो तो एजुकेशनिस्ट थी। जी जी। अभी भी हैं, लेकिन अब एजुकेशन तो नहीं करती। शी इज 84 नाउ, बट घर संभाला हुआ उन्होंने और शी इज इन वेरी गुड हेल्थ। उसके बाद भाई थे, वो यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट में दिल्ली में। उनसे छोटे जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने मेडिकल किया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। वो अभी लिवरपूल में है, रिटायर्ड GP हैं और लिवरपूल में रहते हैं। और उसके बाद उसके बाद जो भाई थे वो बैंक में चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुए। और मुझे भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे याद है कि जैसे उस समय के लोगों का ख्याल होता था कि भाई बच्चों को नौकरी मिल जाए तो वो सेट हो जाता है। सो मुझे भी सजेशन शुरू में दिया गया कि मैं अकाउंट्स में जाके अपना बैंक की नौकरी मिल जाएगी, काफी मिल जाएगा। लेकिन वो मेरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उस समय गाजियाबाद में MMS कॉलेज के,
वो मेरे पिताजी से आके मिले कि नहीं, ये बच्चा जो है ये पढ़ने में होशियार है। पढ़ने में होशियार है, इसके साइंस और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो इसको आप मेडिकल लाइन में भेजें। जी जी। So that's where I started going towards the, then I took biology and then I went to that science system. फिर उसका भी कंपटीशन था, तो वो इंस्टीट्यूट फिर IMS में एडमिशन हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और फिर उसके बाद बस जिंदगी उसके बाद चलती गई। PHU में तो फिर काफ़ी सारे 10 साल बड़े अच्छे निकाले मैंने वहाँ भी, और बहुत अच्छा समय था। PHU तो जगह ही ऐसी खूबसूरत जगह है कि वहाँ जाके आप एक बार बनारस जाके रह जाएं, बनारस आपके दिल से कभी निकल नहीं सकता। आप तो निकल जाएंगे बनारस से, बनारस आपके दिल से नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो तो फिर अभी भी, जैसे अभी मैं जाता हूँ हर साल 2 साल में कोई ना कोई चक्कर लगे, बनारस जरूर लगता है मेरा जी। तो जैसे वहाँ फ्लाइट से जैसे ही हम पहुँचते हैं, जैसे ही ना एक अजीब किस्म की शांति महसूस होती है वहाँ पहुँच के। जी लगता है अपने घर आ गए। मेडिकल के करियर के दौरान आपके कोई अनुभव रहे हो, कोई प्रेरक प्रोफेसर रहे हो? हाँ जी, मेडिकल में काफी सारे वहाँ एक्चुअली इतना अच्छा माहौल था उस समय मेडिकल कॉलेज में कि सारे ही प्रोफेसर जो थे, मतलब उनकी भी, जब मुझे लगता है कि पेमेंट वगैरह तो बहुत कम थी उस समय, उनकी तनख्वाहें वगैरह तो उतनी होती नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो काम करते थे, सर्जरी में प्रोफेसर आनंद खन्ना थे, मेडिसिन में डॉक्टर वाजपेयी थे, तो उनको जो आप काम करते देखते थे सुबह से रात तक, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। तो जिस और प्रोफेसर तुली, SM तुली, जो भी मतलब बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे, अभी भी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इज इन 90s 93 के हैं अभी प्रैक्टिस में, अभी भी एक्टिव प्रैक्टिस में। तो ये सब लोग ऐसे प्रेरणादायक लोग थे, जो आदमी इनको देखता था तो आदमी सोचता था कि हम भी ऐसे बने। जी। अभी उनमें से कई सारों को तो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको प्राइस काफी का दे दिया है ऑलरेडी। जी जी जी। और तो काफी प्रेरणा मिली थी इन सब लोगों से, अपने प्रोफेसर SM तुली से, आनंद खन्ना से, और अपने डॉक्टर वाजपेयी से। एक डॉक्टर श्रीधर द्विवेदी हैं, अभी आजकल दिल्ली में बहुत अच्छा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी करते हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, मेडिकल भी कर रहे हैं। वो पहले तो इंडिया वहीं थे, BHU में थे, फिर वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ पे प्रोफेसर रहे मेडिसिन के, वहाँ से रिटायर हुए। ही इज इन 80s एज वेल। तो ये सब लोग इतने प्रेरणादायक लोग हैं, जब आप इनकी जिंदगी देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम भी उसी तरह से चलें तो काफी अच्छा रहेगा। आपको कैसे ये दिमाग में बैठा के आयरलैंड जाएं, उसका कोई? ये सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। और बड़ा अच्छा किस्सा है इसका जो मैं यहाँ आने का था जी, कि मेरा एक दोस्त था। मैं एक्चुअली 4 साल मैंने ईरान में काम किया है जी। जब मैंने PHU से अपना MBBS और MS कंप्लीट किया, उसके बाद मैं 4 साल के लिए मैंने ईरान चला गया। मैं तो वहां जाके और 1-2 लोग इंडियन से ही अच्छी दोस्ती बन गई। तो उसमें एक मेरे दोस्त थे डॉक्टर खान, बड़े वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो भाई जैसा है मेरा, अभी भी है। तो मैं तो वापस इंडिया गया 4 साल बाद, वो 4 साल बाद इंग्लैंड आ गया पढ़ने जी। इंग्लैंड आके उसको कोई जगह पता चली कि ये भी एक जगह होती है आयरलैंड, तो आयरलैंड शिफ्ट हो गया वो। यहाँ उसने मेडिकल कॉलेज या सब कॉलेज में काम किया, अपने हॉस्पिटल्स में काम किया। तो उस दौरान जब वो कभी इंडिया आता था तो मुझे मिलता था दिल्ली में, तो हमेशा कहता था, कुमार भाई आपको एक बार आयरलैंड दिखाना है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो मैं एक बार अब प्रैक्टिस दोबारा दिल्ली में शुरू कर दी थी मैंने। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है और 2 बच्चे हैं मेरे जी। तो उसके बाद जब वो एक बार मैं उसके साथ, मतलब मैंने प्लान किया कि चलो, मैं भी जब भाई साहब भी बार बार बुलाते थे इंग्लैंड में लिवरपूल, तो मैंने कहा चलो लिवरपूल और डबलिन चक्कर काट लिया जाए एक बार। तो मैंने कहा चलो ये काम और कर लेता हूँ, वहां जा ही रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लें मेडिकल काउंसिल से। तो यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया था मेडिकल काउंसिल के लिए, यहाँ के अप्लाई किया, 2-3-4 महीने का प्रोसेस लगता है, वो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मैंने बहुत छोटा सा 1-2 हफ्ते का जॉब किया और मैं इंडिया चला गया। उसके बाद वो फिर जो मेरा दोस्त था उसने मेरे बिहाफ पे यहाँ मुझे अप्लाई कर दिया जॉब जून वाले सेशन में, और मुझे जॉब ऑफर हो गई।
तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए, मैंने कहा चलो साल 2 साल के लिए यहाँ आ जाता हूँ। अच्छी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह थी डबलिन, बहुत सुंदर। लोग बड़े अच्छे थे यहाँ के। आयरिश लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली, जी जी। बड़े हेल्पफुल लोग हैं, क्योंकि वो खुद काफी कुछ इमिग्रेंट देख चुके हैं। इमिग्रेंट जो यहाँ पर जितने आयरलैंड में लोग हैं आयरिश, उससे 3 गुना ज्यादा आयरलैंड वाले बाहर हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। तो वो इमिग्रेंट्स को के लिए जो बाइडेन भी आयरिश है, ये बता। हाँ जी, सारे जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ज्यादातर उनकी डिसेंट आयरिश से निकलती है। बिल क्लिंटन तो सब ये यहीं से निकलते हैं। ओबामा का भी दादी नानी यहीं से निकली हुई, अच्छा। उसकी वाइफ की ना, तो वो उनके रिलेशन भी यहीं थे। तो फिर मतलब काफी अच्छा मैंने काम किया, 2 साल मैंने काम किया, मैं यहाँ से छोड़ के चला गया। उस दौरान एक चीज जो मैंने देखी, जब मैं IM में जनकपुरी का जनरल सेक्रेटरी था उस समय, मेडिकल एसोसिएशन का, कि मेरे लेवल के सारे बच्चे लोग थे, जो उनके बच्चे जिनके 7वीं 8वीं 9वीं में बच्चे पढ़ते थे, कि सबका एक ही काम होता था, उसकी सुबह 50-10 तो अखबारें मंगाए, 2 घंटे अखबारें पढ़े, देखें किसकी कहाँ का कंपटीशन निकला हुआ है, फॉर्म मंगवाए, फिर फॉर्म भरे, उसके बाद सबको कंपटीशन दिलाने ले जाए। अच्छा, कोचिंग सुबह से रात तक, बच्चे का वो बचपन ही नहीं होता था कि माँ बाप बच्चों के पीछे पढ़ो। अगर बच्चा बाहर घर से निकल नहीं सकता था, या तो कोचिंग में जा रहा है, एक कोचिंग से निकल रहा है, दूसरी में, दूसरी तीसरी में। मुझे वो सिस्टम थोड़ा बच्चों का ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं ये इम्पोज नहीं करना चाहता था कि बच्चा, अगर उम्र वही खेलने की उम्र, अगर वही नहीं खेलेगा तो बच्चा ये करेगा कैसे। सही बात। तो यहाँ मुझे वो सिस्टम समझ में आया कि यहाँ जो है ना, मतलब पढ़ाई भी हो सकती है और बच्चे अपना बचपना नहीं भूलेंगे, और अपना बचपना जो कर सकते हैं वो करेंगे, खेलेंगे, करेंगे जो, तो अपनी चॉइस की वो जो लाइफ है वो जी सकते हैं। वहां हर चीज में कंप्रोमाइज करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, डेफिनेटली, कि हर एक करोड़ में आपको कंपटीशन करना है तो कहीं कंप्रोमाइज करना है। यहाँ आप बिना कंप्रोमाइज किए आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सोच के फिर मैंने, मतलब मैं 10 साल की प्रैक्टिस थी मेरी दिल्ली में, बंद करके मैं और मेरी वाइफ, काफी मुश्किल डिसीजन था हमारे लिए, लेकिन फिर हम यहाँ चले आए। आपने भाभी जी का बताया कि वो गायकोलॉजिस्ट है, उनसे कब कैसे मिलना हुआ वो बताएं थोड़ा। ये भी बड़ा इत्तेफाक था। वहाँ आपको पता है, मैं तो ईरान में था उस समय जब मेरी शादी हुई। तो अब वो पीछे मेरे बड़े भाई और पिताजी बात करते रहते थे कहीं इधर उधर। तो मैं एक छुट्टियों पे घर आया हुआ था, तो उन्होंने बात की हुई थी कि लेडी हार्डिंग में एक लड़की है, उसको देखना है आज। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी घर जाके देखना है ना। मैंने कहा मुझे पहले आप बता दें कौन सी है, तो मैं जाके, मेरे सब फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ काम करते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में सारे, तो पहले देख के मैं देख लेता हूँ, बात करनी है, अगर कुछ लगा आगे बढ़ने की बात है तो करेंगे, वरना खत्म। इसके पूरा उसका किया जाए घर में बैठ के। तो मैंने मुझे कहा था देखने के लिए, जाने के लिए मैं गया। तो अपने मेरा एक दोस्त था उस डिपार्टमेंट में जो सीनियर रेजिडेंट काम करता था, मैं गया देखने। तो उसने कहा कि उसके ने एक और उसकी एक फ्रेंड थी एक और वहाँ, उसने कहा नहीं आपको हम, आप एक मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, उनसे मिलवाते हैं। तो फिर वहाँ मेरी रजनी से मुलाकात हुई। तो जिसको देखने जाता हो तो मैं देखा ही नहीं, उसको आज तक नहीं देखा। जी जी जी। तो शी इज अ वेरी वेरी काइंड हार्टेड पर्सन जी, और बड़ी हेल्पफुल है, और बड़ा जिंदगी में एज एन एडवाइजर बहुत अच्छे हैं, कि मतलब कोई कंपटीशन की बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं जी, बहुत करती है कॉम्प्लीमेंट, वी स्टार्ट डूइंग टू ईच अदर। तो वो करती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो हेल्प कर देती हैं। सो दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन। वेरी गुड। एंड वी हैव 2 चिल्ड्रन, दोनों इस समय ब्राइटन में हैं, लंदन में। अच्छा, इंग्लैंड में है। तो बस आना जाना लगा। उन्होंने भी आप वाले करियर दिया है? हाँ, जो मेरा बड़ा लड़का है उसने तो जब यहाँ आया, यहाँ तो असल में ज्यादा बच्चे पूछते नहीं है माँ बाप से, क्योंकि वहाँ एक अपने स्टूडेंट काउंसलर होते हैं जी, वो डिसाइड करके बच्चों को एडवाइस करते हैं कि आपको एप्टीट्यूड कैसा है। तो लेकिन अब इंडियन बच्चे से तो मेरे से पूछा उसने, तो मैंने उसको सजेस्ट किया। मैंने कहा देखो मेडिकल इज अ वेरी गुड कैरियर, बस उसमें लंबा बहुत करना पड़ता है। सही बात। जैसे अब आपको बताएंगे आपके अपने बच्चे हैं जी जी, कि पहले मेडिकल करो इतना साल, फिर इंटर्नशिप करो, फिर उसके बाद पहले Post-graduation। एक पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करो 3-4 साल उसमें लगेंगे, फिर उसके बाद सुपर स्पेशल कंसल्टेंट के लिए फिर आप 5 साल
स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग करो जी तो 15-17 साल का 20 साल का कैरियर है। तो जब तक सेट होते हैं आपकी उम्र 40 के ऊपर निकल जाती है, अगर आप सब कुछ आराम से करते जाए बिना फ्लॉ के। जी तो एक और दूसरी लाइन थी डेंटिस्ट्री, जो मैं बहुत लोगों को जानता था कि डेंटिस्ट्री जो है ना कि उसमें आदमी बहुत जल्दी काम करके अपना 22-23-24 साल की उम्र तक वो फ्री हो जाता है। उसको चॉइस है वो आगे कितना स्पेशलाइजेशन करे कितना ना करे, अपने हिसाब से टाइम यूज करे। ग्रेजुएशन करते ही स्पेशलिस्ट होते हैं। 9 से 5 करना है तो काम करे जी। और 9 से 9 करना वो दैट्स इन योर हैंड, कोई आपके ऊपर सर पे नहीं बैठा हुआ। सही बात। तो मैंने कहा चॉइस इज योर्स, हम दोनों एक बड़े छोटे वो हैं। तो फिर वो ही वेंट टुवर्ड्स डेंटिस्ट्री है, बहुत बढ़िया। उसको वो ज्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी अगर किसी ने यूरोप में रहना है तो डेंटिस्ट यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में डेंटिस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट। एक जैसे आप यहाँ पहुंचे उसके बाद आपका मंदिर वाला रुझान कैसा? हाँ जी, तो वो तो मेरा बड़ा लड़का छोटा था, उसने एक्चुअली में किया है मैथमेटिकल ब्रांच में जी। तो वो भी ब्राइटन में अभी कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा फिजिकली ज्यादा अपने आप को चैलेंज करता रहता है। मंदिर में रुझान ये हुआ कि जैसे हम यहाँ आए, मैं आया था पहले 96 में, फिर दोबारा बच्चे जब मेरे आए, वाइफ और बच्चे, हम दोबारा जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमने यहाँ आना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, कि वो सब काम जो मैं आपको बताया कि वहाँ बचपने खत्म हो जाता है जी। मैं उस चीज से बाहर निकल के कि यहाँ आके वो पढ़ें। जी। लोग उस समय लोग भेजते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, यूरोप में कोई मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ने आते थे या कोई फिल्म एक्टर्स के बच्चे पढ़ने आते थे जी। तो मुझे तो ऐसी फैसिलिटी थी कि मैं यहाँ बच्चों को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकता था, तो मैंने कहा क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। सही बात। तो हमारी तो ठीक है जिंदगी एक थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी शुरू में, लेकिन उनकी आगे की लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, सिंपल अच्छी हो जाएगी। तो उस आके फिर उन्होंने यहाँ बड़ा, वो भी बच्चे भी बड़े अच्छे थे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी की। एक चीज जो मैंने देखी, चलो हमारे तो बच्चे बड़े थे, मैं भी बड़ा था, लेकिन बहुत सारे जो नए लोग यहाँ आके सेटल हो रहे थे, जिनकी फैमिली यहाँ शुरू हो रही थी उस समय, यहाँ पहले यहाँ हेल्थ सेक्टर में बहुत लोग आते थे, नर्सिंग वर्सिंग थे, उसके बाद ये IT सेक्टर में बहुत लोग आने लगे, यंग फैमिलीज। तो हमने तो चलो होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी सब देखा वहाँ कैसे मनाया जाता है, लेकिन इन बच्चों को तो बिल्कुल पता ही नहीं होगा ना कि क्या क्या चीज होती है। सही। और उसके पीछे के रिलीजियस स्टोरीज के बारे में पता करना, जैसे वहां तो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कोई ना कोई बताता रहता था। अब यहाँ माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, दादा दादियां हैं, नाना नानियां हैं नहीं, कौन बताएगा बच्चों को कहानियां। तो तब हमने यहाँ, पहले तो मंदिर नहीं था, तो हमने वो एसोसिएशन बनाई, VHCCI, वैदिक हिंदू कल्चर सेंटर ऑफ आयरलैंड, जिसका अभी आजकल मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो उस एसोसिएशन के थ्रू हमने सबसे पहले ये कहा कि जितने हमारे जो फेस्टिवल्स हैं जी। वो सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनके पीछे पीछे कोई ना कोई एक कहानी, रिलीजियस कहानी जुड़ी होती है। तो उसके थ्रू हमने कहा एक तो हम कहानी बच्चों तक पहुंचाएंगे, उसका पीछे का मतलब क्या है, और फिर उस त्योहार को मनाएंगे एज क्लोज एज वी डू इट, एज जो यहाँ की हमें रिक्वायरमेंट्स उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को जैसे हम कर सकते हैं उस तरह से मनाएं और बच्चों को भी दिखाएं कि कैसे होती है। तो उस तरह से फिर हमने यहाँ के सारे फेस्टिवल मनाने शुरू किए। जगह नहीं थी अपनी कोई, तो कम्युनिटी सेंटर को हायर करते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो बट वट एवर वी कुड डू वी डिड फॉर मैनी ईयर्स लाइक दैट। फिर हमने ये जगह ढूंढी मंदिर की, और इसकी प्लानिंग यहाँ काफी लंबा सिस्टम होता है, हाँ काफी मुश्किल टाइम लगा हमारे लिए, काफी लंबा टाइम था, मुश्किल टाइम था, लेकिन अच्छा वो ऊपर वाला साथ हो, कम्युनिटी साथ हो तो सब काम हो जाते हैं। तो वो जगह मिली, फिर उसको सारा 1.5-2 साल लगे उसको बनवाने में पूरा, तो कोविड आ गया ऊपर से। तो कोविड में सारी लेबर भाग गई, कोई काम करने वाला नहीं था जी। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे खुलता गया काम हुआ, तो फिर ड्यूरिंग कोविड 2020 में जी हमने 21 जून 2020 को इस मंदिर को खोला। उस समय 50 लोग अलाउड होते थे मंदिर के अंदर जी। तो हमने उन 50 लोगों को 3 दिन में प्रेयर करके जी, और वहाँ हर 3 दिन डिफरेंट 50 लोगों को बुला के, जो लोग हमारे डोनेशन मेन डोनेटर्स थे या बड़े एसोसिएशन की जिन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की ड्यूरिंग द टाइम, तो उसके थ्रू हमने ये मंदिर खोल दिया। फिर जैसे जैसे कोविड का असर खत्म होता गया, सब कुछ खत्म,
फिर हमने पूरे मंदिर में ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू, ऑनलाइन किया। लोग तो आ नहीं सकते थे, दर्शन और वो सारा उसके बाद आरती है। उसके बाद दोबारा भी जो है ना वो कोविड बीच में आता गया, तो फिर वो बंद होते गए, रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी। तो सेकंड वेव उनमें से हाँ एक आदमी, वो ज्यादातर नहीं होता था, रोज शाम को जाके 6 से 7 मंदिर खोलता था और मंदिर से ऑनलाइन ट्रांसमिशन फेसबुक पे लाइव। बहुत बढ़िया। और वो कैमरा भी ऐसा लगाया था जो पूरा घूम जाता था, तो सारी मूर्तियां वो कवर करता था। जी, जी। और वो पूरा प्रेयर करके शाम को आरती करके उसके बाद बंद किया। तो सब उससे लोगों को, काफी लोगों को लगाव होता गया, मंदिर से जुड़ते गए लोग। जी जी मंदिर लोग जुड़ते गए, कम्युनिटी भी और बड़ी और आती रही ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा मेरा कारनामा बन गया एक। मॉरल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है इससे। हाँ जी। जी जी। तो फिर मुझे वो लगा कि जब मैं डाउन द रोड में अपनी लाइफ को देखता हूँ, पैदाइश मेरी हरिद्वार, पढ़ाई मेरी काशी, उसके बाद मैं यहाँ लीफी रिवर के किनारे, दोनों नगरियां बहुत पवित्र और प्रसिद्ध हैं। तो कुछ ना कुछ काम तो मुझे ऐसा करना ही था, ऐसा होना ही था कि जो उससे रिलेटेड ही हो सब, स्पिरिचुअलिटी से। जी जी। और बस ये, और अब यहाँ भी काफी सारा, एक तो मंदिर तो खैर हमारा चल ही रहा है, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज में हमें जाके मतलब हिंदुइज्म के ऊपर लेक्चर देना पड़ता है। अभी मैं 5 तारीख को जा रहा हूँ देने, फिर ये DCU में जी। तो वहां जितने आप जो लोग रिलीजन पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्होंने रिलीजन का टीचर बनना है। बच्चों ने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, उस टीचर को कोई पता नहीं होगा हिंदुइज्म क्या है, सही। तो जवाब क्या देगा? तो उसके लिए वो लोग हमें अपने यहाँ बुलाते हैं। कई जगह ये स्कूल वाले अपने स्कूलों में ट्रिप बढ़ाते हैं मंदिर में। जी जी। और बहुत जगह फिर हम जैसे जाते हैं, मैं DCU में, मेरा भी 5 तारीख को है जी जी। दोपहर में, तो वहां जाके फिर वो कोई 100-150 बच्चे लोग होते हैं वहाँ, स्टूडेंट्स। जी जी। तो उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, हम बताते हैं अपना, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। सो फिर उनको सबके पास अपना ईमेल हमारा होता ही है कि इफ दे हैव एनी क्वेरीज एट एनी स्टेज दे कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। अब तो मंदिर भी है, तो मंदिर भी आकर बात कर सकते हैं हमसे, पर्सनली भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि भारत के जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारत की जो यंग जनरेशन है ना, वो जो मैंने देखी है कि बड़ी एंटरप्राइजिंग है। जी जी। बहुत एंटरप्राइजिंग है, और वो शायद हमारी जनरेशन से काफी डिफरेंट भी है। वो क्योंकि उनका जो अब जिस माहौल में वो बड़े बड़े हो रहे हैं ना, वो माहौल काफी डिफरेंट है जिस माहौल में हम बड़े हुए। तो अब ये किया उनको, क्योंकि दे आर ओपन टू द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट के थ्रू और इतने और चीजों के थ्रू दे आर ओपन टू द वर्ल्ड। तो उनको दुनिया के बारे में पहले से काफी ज्यादा मालूम होता है, जैसे हमें नहीं मालूम था जब घर से बाहर हम निकले थे। इन सब उनको पहले से मालूम है, काफी सारा रिसर्च कर लेते हैं गूगल के ऊपर, इधर के ऊपर उधर के, कहाँ पर क्या है, किस गली में क्या है, किस सड़क पे क्या है। तो दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल। तो उनको थोड़ा सा अगर हेल्प, अगर इधर उधर से ठीक मिल जाए ना, स्पेशली हमारे अपने इंडिया के गवर्नमेंट लेवल पर उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो इंडिया कहीं से कहीं निकल सकता है। क्योंकि वहाँ के लोग बहुत एंटरप्राइजिंग है, बड़ी इंटेलेक्ट वहाँ बहुत हाई है, क्योंकि दे हैव दोज दैट इंटेलेक्ट हैज competed with billion people, right? So उन लोगों की इंटेलेक्ट बड़ी अच्छी है, उन लोगों की थॉट प्रोसेस बड़ी अच्छी है, and once they are open to the world, they are world beaters. They will be world beaters. जी जी। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी बात हुई आपसे, बहुत जानकारी मिली आपके बारे में, और आपके जीवन से बहुत प्रेरणा लेंगे भारत की युवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।